हेलो एवरीवन, आज डेट है 16 अगस्त 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश चैनल को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था शरावती रिवर को लेकर के। तो शरावती रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, शरावती रिवर का ओरिजिन हमारे इंडिया के कर्नाटका स्टेट से होता है और फिर ये कर्नाटका स्टेट में ही कंप्लीटली फ्लो करती है, लास्ट में अरेबियन सी में अपने आप को मर्ज करती है। शरावती रिवर पर जोग फॉल का फॉर्मेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपको ध्यान में रखना है। हमारे इंडिया में कुछ रिवर हैं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं और उनमें से एक है शरावती रिवर। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में हम शेयर कर लेते हैं। आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। वो एस्पायरेंट जिनका टारगेट 2023 यूपीएससी है, उनके लिए प्रोग्राम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंटोर हैं वो आपको डेली बेसिस पर टारगेट प्रोवाइड करते हैं। प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड फॉर्म में यहाँ पर प्रिपरेशन आपके लिए करवाई जाती है। जो टारगेट आपको दिए जाते हैं उन टारगेट से रिलेटेड प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनका इवैल्यूएशन किया जाता है। जहां कहीं भी अगर उनको लगता है हमारे मेंटर को कि यहाँ पर कुछ कमी है, उसको लेकर के आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, जो भी आपका प्रोसीजर है आपकी स्टडी को, इसको लेकर के टाइम टू टाइम हमारे जो मेंटोर हैं वो आपको गाइड करते हैं। तो आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। वेबसाइट volcanoias.com पर जाकर के भी डायरेक्टली आप इस लिंक पर क्लिक करके इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए अवेलेबल करवा दी गई है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड है। यहाँ देखिए, आप सभी को पता है इंडिया बोर्न सलमान रुश्दी जो एक इम्पोर्टेंट राइटर एंड नॉवलिस्ट हैं, उनके ऊपर अटैक हुआ यूएस में। अब यहाँ पर पहली बार उनके ऊपर जो अटैक हुआ न्यूयॉर्क में, उसके बाद पहली बार ईरान की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आया है। अब ये स्टेटमेंट क्यों आया है? देखो, उनके कुछ वर्क्स हैं, जैसे कि 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन उन्होंने लिखा। इसके बाद में 1988 में उन्होंने द सैटेनिक वर्सेज सलमान रुश्दी ने अपना नोवेल लिखा। जब द सैटेनिक वर्सेज उन्होंने नोवेल लिखा, उसके बाद में ईरान ने उनके खिलाफ में फतवा जारी किया था। ये बोला गया कि इस नोवेल में उन्होंने एक तरीके से जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो उनकी इम्पोर्टेंट जो उनकी होली बुक है या उनका जो भी प्रोसीजर है, जो उनकी कम्युनिटी है, उनके खिलाफ में कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं। इनके खिलाफ में फतवा जारी किया गया और अभी सलमान रुश्दी के ऊपर अटैक देखने को मिला। तो ईरान ने बोला है कि इस अटैक में उनका कोई भी रोल नहीं है, लेकिन सलमान रुश्दी के ऊपर जो अटैक हुआ है वो जस्टिफाई होना चाहिए। ओके, ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन ने, नासिर कनानी जो है, उन्होंने ये बातें रखी है कि अमेरिका में जो भी सलमान रुश्दी पर जो अटैक हुआ है उसके बेसिक जो पॉइंट्स है या जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पता चलनी चाहिए कि किस बेसिस पर उनके खिलाफ में ये अटैक देखने को मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप सभी को पता है कल 76 लास्ट डे जो था, 76 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया सेलिब्रेट कर रहा था। और इसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने रेड फोर्ट से हमारे इंडिया को एड्रेस किया। बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स पर उन्होंने टारगेट लेकर के काम करने की बात की। स्पेसिफिक उन्होंने ध्यान दिया कि नेक्स्ट 25 ईयर्स में इंडिया किस तरीके से अपने आप को प्रमोट करे कि जब 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम सेलिब्रेट करें तब इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करे। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने बात की स्पेसिफिक इंडिया जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो भी एड्रेस था हमारी कंट्री के लिए, उसमें स्पेसिफिक फोकस किया गया इस बार में हमारी कंट्री के ऊपर में ही कि हमारी कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम है, उन सारी प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि हर सेक्टर में जो करप्शन है और जो नेपोटिज्म है, मीन्स भाई भतीजावाद जो है, परिवारवाद जो है, वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि इससे जो स्किल बेस्ड जो सोसाइटी है, जो स्किल बेस्ड जो पर्सन है, पॉपुलेशन है, उनको प्रमोशन नहीं देखने को
मिलता है। दूसरा उन्होंने बताया कि 25 ईयर ऑफ जो टाइम बचा हुआ है उसको एज ए अमृत काल, एज ए कर्तव्य काल के रूप में उसको प्रमोट किया जाए। सभी जो हमारे सिटीजन है वो अपनी ड्यूटी के लेकर के सामने आए कि कंट्री के प्रमोट करना हमारी जो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने फोकस किया कि नेक्स्ट 25 ईयर्स में जो वीमेन का पार्टिसिपेशन है हर सेक्टर में वो इंक्रीज होना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो कुछ एडवाइस उन्होंने दी, कुछ 5 पॉइंट्स उन्होंने रखे कि किस तरीके से हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारा जो स्पेसिफिक यूथ के ऊपर उन्होंने फोकस किया कि हमारा जो यूथ है वो किस तरीके से इंडिया को प्रमोट कर सकता है। उन्होंने बोला कि हमारा यूथ अगर टारगेट लेकर के चले तो नेक्स्ट 25 ईयर्स अगर अपने टारगेट के अकॉर्डिंग हम काम भी करें तो जब 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को हम सेलिब्रेट करेंगे तो इंडिया जो है वो हर पॉइंट के ऊपर अपने आप को मजबूती से उस टाइम रख सकेगा। बात की उन्होंने सेल्फ रिलायंट होने की, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से अभी 76 इंडिपेंडेंस डे पर जो सेलिब्रेशन हुआ, जो तोप ने जो सलामी दी वो इंडिया में ही बनाई गई थी। बहुत सारे सेल्फ रिलायंट प्रोडक्ट्स की उन्होंने बात की कि किस तरीके से इंडिया जो है वो खुद के ऊपर फोकस कर रहा है और अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे पॉइंट्स जैसे कि उन्होंने ये भी रखा कि देखो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें किस तरीके से हम हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसको प्रमोट करेंगे। उन्होंने बताया कि इंडिया जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इसके अलावा लोकल लैंग्वेज के लिए उन्होंने बोला कि लोकल लैंग्वेज का जब प्रमोशन देखने को मिलेगा मतलब हमारी जो एक कल्चर जो है उसका प्रमोशन देखने को मिलेगा, मतलब हमारा जो हेरिटेज है वो एक टाइम से एक साथ में उसको हम कंजर्व भी करेंगे। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया, स्पेसिफिक फोकस किया नेक्स्ट 25 ईयर्स में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि हम 100 साल जब कंप्लीट करें स्वतंत्रता के तो अपने आप को इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट और एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश कर सके। और इसमें उन्होंने हमारे कंट्री की जो 130 करोड़ जो पॉपुलेशन है उन सभी के साथ की मांग की है कि सभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाए, तभी जाकर के जो ड्रीम है वो हमारे इंडिया का वो कंप्लीट हो सकता है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे स्वच्छ भारत अभियान इनिशिएटिव लॉन्च किया गया 2014 में, उस इनिशिएटिव में जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन ने पार्टिसिपेशन किया, हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे जो गवर्नेंस है, सब ने पार्टिसिपेशन किया और उसका रिजल्ट ये देखने को मिल रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान जो है वो ना सिर्फ अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में भी काफ़ी अच्छा इसका इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिला है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिल रही थी मतलब 1947 का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि उस टाइम हमारे महात्मा गांधी जी जो थे वो यहाँ पर कोलकाता का जो गांधी भवन है वहाँ पर रुके हुए थे। तो इसकी जो इमेज के थ्रू यहाँ पर बता रखा है कि 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम में किस तरीके से यहाँ पर प्रोसीजर किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, मैक्सिमम आर्टिकल हमारे इंडिया की जो 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हमने कंप्लीट किए हैं उसमें इंडिया को लेकर के क्या क्या इशू हैं अभी भी जिनको हमें फोकस करना चाहिए और किस तरीके से हम अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो जो आर्टिकल है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो एड्रेस किया उसी के बारे में इस आर्टिकल में बता रखा है कि हमारी क्या क्या एस्पायरेशन है, उन सभी को अगर हमें अचीव करना है तो किस तरीके से हमें काम करना होगा। इसके बारे में हम फ्रंट पेज पर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो सलमान रुश्दी से रिलेटेड है कि किस तरीके से उन्होंने अपने जो नॉवल हैं वो लिखे और उनके खिलाफ में किस तरीके से फतवा रिलीज हुआ, फिर किस तरीके से उन्होंने एक दूसरे नाम के अंडर रहते हुए या अलग नाम से अपने जो वर्क्स हैं उनको कंप्लीट किया, किस तरीके से एक लंबे टाइम तक जो है वो एक शैडो में रह करके उन्होंने काम किया। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है इस आर्टिकल में बताया गया है जो राइटर हैं उन्होंने स्पेसिफिक फोकस किया है नॉर्थ ईस्ट के ऊपर। राइटर का ये बोलना है कि इंडिया जो है वो प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से या काफ़ी ज़्यादा मोर पावरफुल तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहा है। राइटर ने बोला कि अगर नॉर्थ ईस्ट का इंटीग्रेशन भी हमारे इंडिया में इसी तरीके से हो सके तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। सबसे पहले तो राइटर ने बताया है कि नॉर्थ ईस्ट को फोकस करते हुए हमने 6 शेड्यूल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया कि 6 शेड्यूल में
4 स्टेट जो हैं जहां पर जो भी ट्राइबल है उन सभी के ऊपर फोकस करते हुए उनके प्रमोशन के लिए हमें काम करना है। आपको ये बताना है कि 6 शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स हैं, उनके नेम कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो यहाँ पर 6 शेड्यूल का बात रखा, मतलब राइटर पहले ये बोलना चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट में हमने किस तरीके से उसको इंटीग्रिटी लाने के लिए या एक इंडिया का मेनलैंड इंडिया का इंटीग्रेटेड पार्ट बनाने के लिए हमने क्या क्या काम किया। तो 6 शेड्यूल के अंदर कुछ पावर्स दी गई वहाँ के लोगों को, वहाँ पे एक काउंसिल बनाएगी स्पेसिफिक एरिया वाइज पर, मतलब स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काउंसिल बनाएगी। उन काउंसिल्स को स्पेसिफिक मोर जो क्राइटेरिया है वो उनका इंक्रीज किया गया कि उनके पास में इस तरीके की पावर हो कि वो सेल्फ गवर्निंग रोल वहाँ पर प्ले कर सकें। दूसरा अगर यहाँ पर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बात की गई है कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जिसमें स्पेसिफिक फोकस किया गया कि नॉर्थ ईस्ट के प्रमोशन के लिए किस तरीके से काम किया जा सके। तो इसमें सबसे पहले जो सिक्किम जो पहले मेनलैंड इंडिया में ही या हमारी जो स्टेट काउंसिल है उनका पार्ट था, फिर उसको इससे हटा करके सिक्किम को नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में मर्ज कर दिया गया, क्योंकि सिक्किम में जो है जो भी वहाँ का कल्चर है वो स्पेसिफिक मोर इन्फ्लुएंस है नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट से। तो यहाँ पर राइटर ने नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में किस तरीके से और भी एक्टिविटीज हुई हैं, किस तरीके से वहाँ पर कनेक्टिविटी देने की इंडिया ने टाइम टू टाइम कोशिश की है, उन सभी के ऊपर फोकस किया गया है। यहाँ पर बताया गया है राइटर ने कि किस तरीके से जो हमारे स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के वो किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आए। स्टार्टिंग में मैक्सिमम जो पार्ट थे वो आसाम स्टेट के पार्ट थे, लेकिन फिर टाइम के साथ में उनमें बाइफर्केशन देखने को मिला। पहले बहुत सारे स्टेट जो है वो यूटीज में कन्वर्ट हुए और 1987 के लगभग आते आते 1987 में 2 स्टेट्स को यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और एक अदर स्टेट को यहाँ पर कंप्लीट स्टेटहुड का दर्जा दिया गया, और इस तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट है वो हमारा एग्जिस्टेंस में आया। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो बहुत सारी वहाँ पर ट्राइब है और वो टाइम टू टाइम डिमांड करती रहती हैं कि नॉर्थ ईस्ट में और भी अदर एरियाज में उनको डिवाइड किया जा सके। यहाँ पर अगर हम देखें तो उन्हीं सारी एक्टिविटीज को काउंटर करने के लिए इंडिया ने अप्सा एक्ट को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक मेजर इशू है, और वो मेजर इशू है कि वहाँ पर जो एनपीआर है, ओके, जो भी पॉपुलेशन को लेकर के कि इलीगल इमाइग्रेंट्स जो हैं उनको रोकने के लिए भी वहाँ पर काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर अप्सा एक्ट जो है 1958 में जिसको एस्टेब्लिश किया गया था, उसको एस्टेब्लिश इसलिए किया गया था कि आर्म्ड फोर्सेस को इतनी पावर दी जा सके ताकि नॉर्थ ईस्ट में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट देखने को मिलते हैं उनको रेगुलेट किया जा सके। तो राइटर ने ये बोला है कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो लास्ट ईयर भी अप्सा एक्ट के खिलाफ में कुछ एक्टिविटी देखने को मिली, और उसका बेसिक रीजन ये रहा कि वहाँ पर आर्मी और जो वहाँ की पॉपुलेशन है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो राइटर ने ये बोला है कि जो आर्टिकल है इसमें कि नॉर्थ ईस्ट को अगर हम इंटीग्रेटेड फॉर्म में इंडिया का पार्ट बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर जो भी इशू ये है कि एक तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो डिमांड करती है अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने के लिए, उसको अगर हमें सोल्व करना है तो उन लोगों के लिए हमें कनेक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करनी होगी। दूसरा अप्सा एक्ट को लेकर के भी वहाँ पर इशूज हैं, तो उनके सॉल्यूशन के लिए भी इंडिया को काम करना होगा, तभी जाकर के नॉर्थ ईस्ट को इंटीग्रेटेड फॉर्म में हम इंडिया का पार्ट बना पाएंगे। और जब इंडिया का इंटीग्रेटेड पार्ट होगा तो इंडिया के लिए डेवलपमेंट के लिए हर एरिया हर सेक्टर जो है वो काम करेगा, और तभी जाकर के 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में जब हम सेलिब्रेट करेंगे तो एक मजबूत कंट्री के रूप में जो है हम अपने आप को रख सकेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर, और यहाँ पर देखो जो राइटर है उन्होंने बताया है कि हमारे इंडिया में 1861 मींस कॉलोनी का जो टाइम था, कॉलोनियल टाइम था, उस टाइम में पुलिस सेक्टर में काम करने के लिए कुछ एक्ट जो है वो एस्टेब्लिश किए गए, और पुलिस सेक्टर के लिए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम रहा 1861 का। यहाँ पर राइटर ने ये बताया है कि कॉलोनियल टाइम खत्म हो गया, हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस को भी 75 ईयर जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारा जो पुलिस सेक्टर है वो कॉलोनियल लॉज को फॉलो करता है। तो यहाँ पर 2004-5 का जो प्रकाश सिंह केस है और उसमें जो रिजल्ट आया, जो रिकमेंडेशन दी गई, उन्हीं के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है कि उस रिकमेंडेशन के बेसिस पर हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए। दूसरा यहाँ पर जो हमारा आईपीसी का प्रोसीजर है, जो हमारा सीआरपीसी है, और भी बहुत सारे एक्ट हैं जो अभी भी कॉलोनियल एरा के टाइम को ही फॉलो करते हैं। तो राइटर ने ये बताया है कि कॉलोनियल लेगेसी को हमें खत्म अगर करना है तो हमारी पुलिस एजेंसी में टाइम टू टाइम
हमें जो है वो चेंजेस करने होंगे। बहुत सारे क्रिमिनल लॉज प्रोसीजर जो है वो उसी टाइम के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट है, उनको अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में किस तरीके की चेंजेस हैं, किस तरीके की सर्कमस्टेंसेज है, उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होगा। ओके, तो इंडिया में अगर हम देखें द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, कुछ एक्ट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जैसे 1958 विद एन ऑब्जेक्टिव मोर टू रिफॉर्म रादर देन पनिश offenders. Okay, realizing the urgent need to check the social evil of dowry, the Dowry Prohibition Act was passed in 1961. More revolutionary changes were made in the Indian Penal Code IPC 1983 and 1986, and by introducing Section 498A, cruelty by husband and his relatives, and 304B, dowry debt, along with certain amendments in the Evidence Act. The Scheduled Caste and Scheduled Tribes was enacted in 1989. The definition of rape has been widened and offenses related to sexual assault made tougher. यहाँ पर राइटर ने बताया है कि मेन जो एक्ट थे उनमें टाइम के साथ में हमने बहुत सारे अमेंडमेंट भी किए हैं, लेकिन और भी अमेंडमेंट जो है वो हमें करने की जरूरत है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर जो साइबर क्राइम्स हैं उन सभी को भी हमने रेगुलेट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर राइटर ने बताया है कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो हमें चेंज करने चाहिए, जिससे हमारा जो पुलिस सेक्टर है उसमें और ज़्यादा रिफॉर्म्स आने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो आर्टिकल है ये आर्टिकल रिलेटेड है बायलेटरल रिलेशन को लेकर के, मीन्स आप जो इंटरनेशनल रिलेशन है जीएस पेपर 2 उससे आप रिलेट कर सकते हो, और इसमें डिस्कस किया गया है इंडिया और ईयू के टाइज को लेकर के। स्टार्टिंग किया गया है 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को लेकर के, कि इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है। इसके अलावा इंडिया सेलिब्रेट करता है 60 ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द यूरोपियन यूनियन। कोऑपरेशन एग्रीमेंट इंडिया और ईयू के बीच में 1994 में जो बायलेटरल रिलेशनशिप है ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को लेकर के ये साइन हुआ। फर्स्ट इंडिया ईयू समिट जो है वो 2000 में हुई, और उसके बाद में रेगुलर समिट हो पा रही है। यहाँ पर राइटर ने क्या क्या हमारे लिए बेनिफिट है और क्या क्या हमारे लिए चैलेंजेस हैं उन दोनों के बारे में बताया है। कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया और ईयू जो है वो बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर अपने आप को कोऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि बायलेटरल ट्रेड जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच में 2021-22 तक $116 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। ईयू जो है यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस के बाद में, और सेकंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स। 6000 से ज़्यादा यूरोपियन कंपनीज हैं हमारे कंट्री में जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया के लिए 6.7 मिलियन जॉब्स जो है वो क्रिएट करती हैं। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं इंडिया और ईयू के रिलेशन को लेकर के जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरीके के डाटा से अगर हम हमारे आंसर्स को स्टार्ट करते हैं या आंसर्स में इस तरीके के डाटा इनपुट करते हैं तो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो हमें मार्क्स गेनिंग में मिलता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप के अलावा अगर हम देखें तो ईयू जो है उसके साथ में इंडिया का कोलैबोरेशन अदर एरियाज में भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि इंडिया और ईयू जो है वो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें कि डेनमार्क जो है वो क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पोल्यूशन इन सभी के ऊपर इंडिया के साथ में फोकस करते हुए इस प्रोग्राम पे काम कर रहा है। इंडिया नॉर्डिक समिट जो है जो मई में हुई, जिसमें फोकस किया गया ग्रीन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, इसमें सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि अदर सेक्टर जैसे कि डिफेंस सेक्टर, अदर सेक्टर में भी जो प्रोमोगुलेशन है या फिर जो डेवलपमेंट है वो आने वाले टाइम में और ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में रशिया यूक्रेन इशू की वजह से या चाइना के साथ में, रशिया का जो साथ है वो चाइना यहाँ पर दे रहा है, तो उन सभी को, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया अपने स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करता है, क्योंकि रीजनल एरिया में जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं उनको बैलेंस बनाने के लिए इंडिया के पास में भी इस तरीके का सपोर्ट होना चाहिए अदर कंट्रीज का, ताकि जाकर के अगर कुछ इश्यू क्रिएट होते हैं बॉर्डर एरियाज में तो इंडिया का भी बैलेंस जो है
वो बना रहे। तो यहाँ पर बात की गई है कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बात करें अगर हम ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अदर टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया और ईयू के बीच में जो कॉपरेशन है वो टाइम के साथ में और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। अब लेकिन कुछ इशू भी हैं। इशू ये है कि प्रेजेंट टाइम में रशिया यूक्रेन वॉर होने की वजह से इंडिया और ईयू का जो भी स्टैंड है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिल रहा है। इंडिया ने यहाँ पर अपना बैलेंस नेचर फॉलो करते हुए रशिया और यूक्रेन दोनों के साथ में बैलेंस नेचर फॉलो करते हुए अपने रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश की है। रशिया को काउंटर ना करते हुए यहाँ पर इंडिया ने जो भी उनके ट्रेड रिलेशन है उनके साथ मेंटेन करने की कोशिश की है। हालांकि अगर हम यूरोपियन यूनियन की देखें तो उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से अपोज करने की कोशिश की रशिया को, और स्पेसिफिक यूएस ने जो भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस रेगुलेशन लगाने की कोशिश की रशिया के ऊपर, उन सभी में सपोर्ट करने की कोशिश की है ईयू ने। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के चैलेंजेस भी हैं इंडिया और ईयू के टाइज को लेकर के। तो इस आर्टिकल में कंक्लूजन ये दिया गया है कि मेजोरिटी में अगर हम फोकस करें तो इंडिया और ईयू के जो रिलेशन है उनमें मेजोरिटी में जो बेनिफिट पॉइंट्स है वो ज़्यादा है, तो उन्हीं के ऊपर इंडिया को फोकस करना चाहिए और टाइम के साथ में इन टाइज को इम्प्रूव करने की और ज़्यादा कोशिश की जानी चाहिए। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो कुछ डाटा दे रखे हैं। इन डाटाज में कंपैरिजन किया गया है कि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारे इंडिया में हेल्थ सेक्टर में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वेस्टर्न स्टेट एंड सर्दर्न स्टेट, स्पेसिफिक अगर हम बात करें केरला में, तो यहाँ पर अदर कंट्री से अदर स्टेट से जो है वो परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। यूनियन टेरिटरी जो है उनकी परफॉर्मेंस भी बिग स्टेट से ज़्यादा अच्छी रही है पैरामीटर्स के बेसिस पर अगर हम देखें। तो अदर पॉइंट्स के बारे में बताया गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताई गई है कि 1991-95 में क्या कंडीशन थी और 2013-17 के बीच में क्या कंडीशन देखने को मिली है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो 1991 से 95 के टाइम में अगर हम बात करें तो एमपी, यूपी ये स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी कम थी, लेकिन केरला में काफ़ी अच्छी लेवल पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। और 2013-17 में भी केरला ने अपने आप को प्रमोट किया है। लेकिन अगर उस टाइम अगर हम देखें 91 से 95 के बीच का जो टाइम था, 1991 से 1995 के बीच का, तो केरला के आसपास कोई भी स्टेट नहीं था। लेकिन अभी जो है वो बहुत सारे स्टेट्स ने अपने आप को प्रमोट किया है और केरला के बिल्कुल सिमिलर जाकर के अपने आप को एस्टेब्लिश किया है। सेकंड है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो यहाँ पर उस टाइम जो है वो केरला में 12 थी और अभी प्रेजेंट टाइम में 4 है, मतलब काफ़ी ज़्यादा केरला ने अपने आप को इम्प्रूव किया है। लेकिन उस टाइम अगर हम बात करें तो केरला सबसे नंबर 1 पर था और बहुत सारे स्टेट उनके आसपास भी नहीं थे। लेकिन अभी जो है वो नागालैंड ने केरला से भी अच्छा परफॉर्म यहाँ पर किया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है कि 1000 लाइव बर्थ पर जितने बच्चों की डेथ हो जाती है उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है। यहाँ देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर वैक्सीनेशन के बारे में बताया है। तो वैक्सीनेशन जो है उस टाइम गोवा में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो अदर स्टेट हैं उन्होंने भी अपना इम्प्रूवमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा किया है। यहाँ पर देखिए, उस टाइम जो है वो नागालैंड का काफ़ी ज़्यादा लो लेवल था, लेकिन अभी नागालैंड में देखो इम्प्रूवमेंट, वैसे अदर स्टेट से देखें तो काफ़ी लो है, लेकिन फिर भी अपने आप को काफ़ी अच्छा इम्प्रूव जो है उन्होंने किया है। ओके, लोवेस्ट स्टेज पे बना हुआ है नागालैंड अभी भी, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट रेट अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। अंडरवेट चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो उस टाइम जो है वो मिजोरम, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल ये स्टेट जो है इनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन अभी जो है बिहार जो है उसकी कंडीशन अभी भी ख़राब है, लेकिन उन्होंने अगर हम कंपैरिजन करें उस टाइम से तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। तो एक कुछ डाटाज है हेल्थ को लेकर के जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है और इंडिया के स्टेट जो है वो किस किस एरिया में किस तरीके से अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और यहाँ पर जो आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, ये जो आर्टिकल है अजरबैजान और आर्मेनिया इनके बीच में कुछ कन्फ्लिक्टेड रीजन है। यहाँ पर अगर हम मैप के थ्रू सबसे पहले इसको व्यू कर लेते हैं। यहाँ देखो ये कैस्पियन सी है और कैस्पियन सी के साथ में जो अजरबैजान है
और ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और ये है आर्मेनिया। यहाँ पर अगर हम बात करें, आर्मेनिया जो है वो इस तरीके से यहाँ पर ईरान के साथ में, यहाँ पर टर्की के साथ में, यहाँ पर जॉर्जिया के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और अजरबैजान जो है वो ईरान के साथ में, रशिया के साथ में, और यहाँ पर कैस्पियन सी के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो ये जो रीजन है ना, आर्मेनिया ऑक्यूपाइड नागोर्नो काराबाख, ये जो रीजन है ये कन्फ्लिक्टेड रीजन है। इस पर अगर हम बात करें तो अजरबैजान का कंट्रोल है, लेकिन आर्मेनिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन इस एरिया में रहती है। तो ये जो एरिया है इसको लेकर के कन्फ्लिक्टेड जोन है, और ये इशू जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से बना हुआ है, और काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर रशिया की पीस कीपिंग जो फोर्स है वो भी बनी हुई है, लेकिन जो इशू है वो रेगुलर नहीं बन पा रहे हैं। टाइम टू टाइम यहाँ पर इस एरिया को सोल्व करने के लिए, इस इशू को सोल्व करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे एग्रीमेंट भी होते हैं, जैसे 2020 में भी एग्रीमेंट हुआ, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट निकल करके नहीं आया। यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि टाइम टू टाइम यहाँ पर रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिक ये बताया गया कि कनेक्टिविटी जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, हो सकता है कि यहाँ पर जो इशू हैं वो सोल्व हो जाएं। लेकिन टाइम के साथ में जो इशू है वो सोल्व ना होते हुए जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि ये जो जगह हमने देखी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, यहाँ पर एरिया जो है वो कंट्रोल है अजरबैजान के द्वारा, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर आर्मेनिया की रहती है, जिसी की वजह से ये जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो, दोनों ही कंट्रीज जब भी इस तरीके के डिस्प्यूटेड रीजन आप किसी एरिया में देखोगे तो वहाँ पर मैक्सिमम हम देखने को मिलते हैं कि कोई भी कंट्री जो है वो अपने आप को वहाँ पर विड्रॉ करने की कोशिश नहीं करता है। दोनों जो हैं वो अपना स्टैंड रखते हैं, और इसी की वजह से वो डिस्प्यूटेड रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा इस लेवल तक इंक्रीज हो जाता है कि वहाँ पर टाइम टू टाइम फिर इस एरिया को लेकर के क्लैश देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये नागोर्नो काराबाख, ये हमारे प्लेसेस इन न्यूज़ की वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत बार इस तरीके के एरिया को देकर के पूछ लेते हैं कि एरिया जो है वो किस एरिया से रिलेटेड है, कौन से कंट्री का पार्ट है, और किस किस एरिया को लेकर के यहाँ पर कन्फ्लिक्टेड है। ओके, तो ये जो वर्ड है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर जो है वो हम्बनटोटा पोर्ट को लेकर के है। आप सभी को पता है कि चाइना की जो वेसल है वो हम्बनटोटा पोर्ट पर आएगी। आज जो है ये हम्बनटोटा पोर्ट पर आएगी। वैसे पहले 11 अगस्त को आने वाली थी ये वेसल, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करने की कोशिश की। जो श्रीलंका है उसके साथ में डिस्कशन किया, लेकिन फिर जो है श्रीलंका ने इसको अलाउ किया कि ये रेगुलर प्रोसीजर के तहत यहाँ पर आ रही है। कुछ तरीके का डिफेंस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश इसके थ्रू जो है वो नहीं की जाएगी। तो ये जो वेसल है युआन वांग 5 वेसल, ये चाइनीज सैटेलाइट ट्रैकिंग वेसल है। इसके अलावा ऐसे बोलते हैं कि चाइनीज फंडेड हम्बनटोटा पोर्ट जो है वहाँ पर ये कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रुकेगी, कुछ जो अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करने की कोशिश करेगी। इंडिया का ये मानना है कि ये जो वेसल है वो यहाँ पर आएगी तो इंडिया के लिए सिक्योरिटी और भी जो अदर कंसर्न है वो क्रिएट हो जाएंगी। तो इस तरीके की जो वेसल हैं उनको रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरे अदर कंट्रीज़ के जो सिक्योरिटी प्रोविजंस हैं उनको वायलेट करने की ये कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर फिर श्रीलंका से क्वेश्चनिंग करने की या श्रीलंका के साथ में डिस्कस करने की इंडिया ने कोशिश की। तब यहाँ पर श्रीलंका ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया है कि ये जो भी वेसल है वो इस तरीके की जो सिक्योरिटी अलायंस है उनको वायलेट नहीं करेगी। ये जो है इस एरिया पर आकर के कुछ टाइम के लिए अपना जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किया जाएगा, और उस टाइम के बाद में यहाँ से रिमूव हो जाएगी। देखो, ये हम्बनटोटा पोर्ट जब चाइना के अंडर आया था, या फिर चाइना ने जब पहले सपोर्ट किया कि श्रीलंका इसको डेवलप करे, जब फिर श्रीलंका जब रीपे नहीं कर पाया सारा मनी, तो यहाँ पर 99 ईयर के लिए इसको लीज पर दे दिया गया श्रीलंका के द्वारा चाइना को। तो जब इस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट हो रहा था तभी ये इस बेसिक पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया गया था कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसके ऊपर अपना जो एक तरीके से डोमिनेंस क्रिएट करने की चाइना जो कोशिश कर रहा है, उसी के बेसिस पर इस तरीके के जो भी इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उनको अपने अंडर करने की कोशिश कर रहा है चाइना। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस डे है ना उसी के बारे में बता रखा है। हमारे जो प्रेजेंट टाइम में जो CGI है एन.वी. रमन्ना, उन्होंने यहाँ पर बेसिक बातें रखी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरीके से हमारे इंडिया के बहुत सारे इश्यूज हैं उनको सोल्व करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। CGI ने बोला कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जो सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं अगर उनको फॉलो किया जाए तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। मतलब सभी लोग अगर अपनी ड्यूटी को फॉलो करें तो हमारा इंडिया जो है वो बहुत अच्छे से अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएगा। यहाँ पर उन्होंने जुडिशरी की भी बात की कि लास्ट टाइम अगर हम देखें तो कोविड के टाइम से जो भी हमारे फिजिकली जो प्रेजेंस है वो काफ़ी कम हो पाई, तो अभी फोकस किया जाएगा कि जो भी हमारे ऊपर बर्डन है जुडिशरी के ऊपर केसेस का, उनको टाइम के साथ में ख़त्म करने की कोशिश की जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर देखो हमारे इंडिया में जो कारा जो अथॉरिटी है उसके थ्रू जो अडॉप्शन का प्रोसीजर है वो किया जाता है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे जो फॉर्म है वो जनरेट हुए हैं, मतलब जो पेरेंट्स हैं वो कोशिश करते हैं, जो कपल हैं वो कोशिश करते हैं कि वो बच्चा अडॉप्ट कर सकें, लेकिन हमारे इंडिया में जो प्रोसीजर है वो इतना टफ है जिसके बेसिस पर जो भी बच्चों का अडॉप्शन है वो प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि अभी पार्लियामेंट्री की एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में बोला गया कि हमारे इंडिया में जो अडॉप्शन का प्रोसीजर है उसको कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके कि जितने फॉर्म जनरेट हुए हैं उनको व्यू करके ये जो अडॉप्शन का प्रोसीजर है वो कंप्लीट किया जा सके। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 27,939 पेरेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है कारा के अंडर। दिसंबर 2021 तक के डाटा हैं। 2017 में 18,000 लोगों तक के डाटा थे और उन्होंने बोला है कि उनको बच्चा अडॉप्ट करना है। लेकिन हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो 2430 बच्चे जो ऐसे हैं उनको ही चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ ने अडॉप्शन के लिए क्लियर किया है। तो जब हमारे यहाँ पर मिलियंस की संख्या में चिल्ड्रन अवेलेबल हैं और लोग चाहते भी हैं बच्चा अडॉप्ट करें, तो फिर ऐसा क्या इशू है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बताया गया है कि देखो जो भी एक प्रोसीजर होता है, कारा ने अपनी तरफ से बात रखी कि जो भी प्रोसीजर, कारा क्या है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, उन्होंने बोला कि किसी बच्चे को जब अडॉप्ट का प्रोसीजर होता है उसको काफ़ी माइन्यूट लेवल पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है ताकि जो इशू है वो क्रिएट ना हो सके। तो हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कारा, जिससे रिलेटेड हम बेसिक फैक्ट डिस्कस करेंगे। कारा है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ओके, यहाँ पर ये जो कारा है इसको 1990 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये ऑटोनोमस और स्टेचुरी बॉडी के रूप में एस्टेब्लिश है। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर ये आती है। ओके, और स्टेचुरी बॉडी जो है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंडर इसको डिक्लेयर किया गया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में या इंटर कंट्री अगर अडॉप्शन का प्रोसीजर करना है तो उसको कंप्लीट करता है कारा अथॉरिटी। ये जो कारा अथॉरिटी जो है वो 1993 में जो हेग कन्वेंशन हुआ था, जिसको इंडिया ने 2004 के टाइम में इंडिया ने इसको क्या किया है, रेटिफाई किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो 1993 में जो हेग कन्वेंशन हुआ उसी के बेसिस पर इंडिया में जो इंटर कंट्री अडॉप्शन जो है उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उन सभी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है कारा अथॉरिटी। ये जो 1993 का जो हेग कन्वेंशन था इसमें ये डिसीजन लिया गया था कि 16 ईयर ऑफ एज तक के जो बच्चे हैं अगर उनका अपहरण हो जाता है एक कंट्री से और फिर दूसरे कंट्री में वो चले जाते हैं तो इस हेग कन्वेंशन के थ्रू जो है उनको दोबारा से उसी कंट्री में भेजने का जो प्रोसीजर है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी। तो एक कारा अथॉरिटी जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखो एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है। 1984 में इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था पाकिस्तान से लड़ने के लिए। उस टाइम में हमारे इंडिया की जो आर्मी है उसका इन्वॉल्वमेंट इसमें देखने को मिला था। तो उस टाइम में बहुत सारे, देखो यहाँ पर 20 मेंबर्स का एक ट्रूप था जिन्होंने इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया था। तो ये जो ट्रूप है इसमें इन लोगों की जो हमारे सोल्जर्स थे उनकी डेड बॉडी गायब हो गई थी, जिसमें 15 सोल्जर्स की जो डेड बॉडीज है वो तो रिकवर कर ली गई थी, लेकिन एक आइस स्ट्रोम में ये जो ट्रूप है वो फंस गया था। और अभी जो है चंद्रशेखर हरबोला एक आर्मी जवान, उनकी बॉडी को सियाचिन का एक ओल्ड बंकर है 38 ईयर्स के बाद में उनकी जो बॉडी है उसको वहां पर पाया गया है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 13 फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, तालिबान ने अपनी फर्स्ट ईयर
मतलब अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है। जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं उन्होंने आके उनके सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया। अगर हम देखें तो तालिबान ने यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज के ऊपर फोकस नहीं किया है, जैसे कि वीमेन की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड स्टेज में चली गई है। वीमेन का जॉब में जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम हुआ है और यहाँ पर गर्ल्स की जो एजुकेशन है वो भी काफ़ी डिक्रीज स्टेज में हो गई है। तो यहाँ पर ये फोकस किया जा रहा है कि तालिबान जैसे गर्ल्स की एजुकेशन 6th क्लास के बाद में एजुकेशन में उनका पार्टिसिपेशन को कम किया गया है कि एजुकेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। गर्ल्स अगर घर से बाहर निकलती हैं तो कोई भी मैन मेंबर जो है फैमिली का उनके साथ बाहर जाए। तो रिस्ट्रिक्शंस लगाने की जो तालिबान ने कोशिश की है, जिन पॉइंट्स के ऊपर तालिबान ने कभी भी नहीं बोला था कि दोबारा से जब वो रिवाइवल स्टेज में अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने एश्योर किया था कि जो 1996 से 2001 के बीच में उनका रूल रहा, उन सभी टाइम में जो भी इशू थे उनको हम सॉल्व करेंगे और एक अच्छे लेवल पर अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर रेगुलेट करने की कोशिश नहीं कर पाया है अभी तक तो तालिबान। यहाँ पर ताइवान में फिर से यूएस के कुछ पॉलिसी मेकर्स की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है, लॉ मेकर्स का। तो चाइना ने फिर से अनाउंस कर दिया है कि हम न्यू मिलिट्री ड्रिल्स जो हैं वो ताइवान के आसपास वाले एरिया में कंडक्ट करवाएंगे। यहाँ पर आंग सान सू की, म्यांमार में आप सभी को पता है कि आर्मी रूल है। आंग सान सू की को 6 साल की जो जेल है वो यहाँ पर उनको अलाउ की गई है। अब उनके ऊपर जो भी केस चला वो कोई ओपन एरिया में नहीं हुआ। एक तरीके से सिर्फ ये रिजल्ट सामने आया है कि 6 साल की उनको जेल की गई है। ओके, यहाँ पर इंडिया ने श्रीलंका को डोर्नियर एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया है और नेक्स्ट जो डोर्नियर एयरक्राफ्ट है 2018 में श्रीलंका ने डिमांड की थी इंडिया से, नेक्स्ट 2 ईयर्स में नेक्स्ट डोर्नियर एयरक्राफ्ट जो है वो दे दिया जाएगा। इंडिया जो है वो अपने रीजनल एरियाज में जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में अपने रिलेशन जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करता है, क्योंकि श्रीलंका में जिस तरीके से चाइना का डोमिनेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इंडिया को भी लगता है कि उसको काउंटर करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें तो जो हमारे रीजनल कंट्रीज हैं वो इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश रहेंगे, वो ही इंडिया के लिए जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। तो आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे अदर इनिशिएटिव क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज और भी हमारे जैसे इंडियन पॉलिटी, सतीश चंद्रा बुक, ये सभी हम कंप्लीट करवा रहे हैं, उनको जाकर के भी व्यू कर सकते हो। ओके, थैंक यू।